हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉस्ट है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट इट इज मनी कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। यानी कि प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म अभी अपने किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें कॉस्ट लगाती है, तो वो प्राइवेट कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट आती है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी टू द सोसाइटी एज अ होल। तो फ्रेंड्स, सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि किसी कमोडिटी को सोसाइटी के लिए किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो एज अ होल जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उस कमोडिटी को बनाने में, वो हमारी सोशल कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आप अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपना आउटपुट कम करते हो तब भी ये फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी, और अगर आप अपना आउटपुट बढ़ाते हो तब भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए इस कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉस्ट का ही ये अपोजिट है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंजेस होने पर ये कॉस्ट भी हमारी चेंज हो जाती है। इसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में 100 यूनिट बन रही हैं, और अगर वो कंपनी आगे जाके अगर उस 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है, तो एक्स्ट्रा 50 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो भी लेबर वो एक्स्ट्रा लगाएंगी या जो रॉ मटेरियल वो एक्स्ट्रा यूज करेंगी, उस पर जो कॉस्ट आएगी वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, और ये चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब कोई भी बिजनेस टेम्परेली शटडाउन कर दिया जाता है, तो उस टाइम जो कॉस्ट अराइज होती है वो शटडाउन कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट आता है एबंडेंट कॉस्ट। एबंडेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम किसी भी बिजनेस को परमानेंटली शट डाउन कर देते हैं, जब उसकी कोई डिमांड नहीं होती, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आते हैं जिसमें कि इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो वो टेम्परेरी ना करके उसको परमानेंट ही उसको शट डाउन कर देती हैं, तो उस टाइम जो कॉस्ट अराइज होती है उसे हम एबंडेंट कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि एक एंटरप्रेन्योर किसी भी कैश को पेमेंट करता है, या फिर किसी भी सप्लायर को जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करता है तो किसी सप्लायर को उसका पेमेंट करता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को बनवाने के लिए, तो वो अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। क्योंकि वो पूरा प्रोडक्शन जो भी हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, उसके प्रॉफिट से रिलेटेड है, उसके बिजनेस से रिलेटेड है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो भी कॉस्ट अराइज हो रही है वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की। इकोनॉमिक कॉस्ट इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, सैलरी नॉट पेड टू एन एंटरप्राइज। इकोनॉमिक कॉस्ट आर बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इन नेचर। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमने जो अकाउंटिंग कॉस्ट पढ़ी थी, साथ ही साथ उसमें नॉर्मल रिटर्न भी यूज कर लिया जाता है, जो कि कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है। अकाउंटिंग खुद इसको इन्वेस्ट करता है। इसमें जो प्रोडक्ट को बनाने की और उस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करना, उस बिजनेस में किसी और तरह से इन्वेस्ट करना, ये सारी कॉस्ट हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाती हैं। ये हमारी इम्प्लिसिट इन नेचर भी हो सकती हैं और एम्प्लिसिट भी इन नेचर भी हो सकती हैं। नेक्स्ट कॉस्ट की हम बात करते हैं मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जिसमें हम किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट उसमें लगती है, रॉ मटेरियल परचेज करना, उसकी पूरी प्रोसेसिंग में जो भी XYZ कॉस्ट लगेगी, वो सारी कॉस्ट हमारी मनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट आता है हमारा रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट इसके अंदर मेंटल और फिजिकल इफेक्ट दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। रियल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को रियल में बनाने में प्रोड्यूस हुई है। अब वो इसके अंदर सिर्फ हम मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं ले सकते, इसके साथ हम लेंगे जो भी किसी भी पर्सन ने उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी सेक्रीफाइस किए हैं, जो भी हार्ड वर्क किए हैं, वो सारी कॉस्ट इसकी इंक्लूड होती है। टाइम को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो रियल कॉस्ट हमारी कहलाई जाती है मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट बोथ। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रियल कॉस्ट के अंदर एफर्ट्स,
सेक्रीफाइस, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। यहाँ सिर्फ हम मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं कि उसने इसमें कितना पैसा लगाया, यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसको प्रोड्यूस करने में उसने यहाँ पे कितना मेहनत की है या फिर कितनी उसने यहाँ पे हार्डवर्क की है इसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लेकिन साथ में आपने किसी और प्रोडक्ट को उसके साथ बनाना शुरू कर दिया। आपको लगा कि इस प्रोडक्ट के साथ हम ये वाला प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिवली बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक्स्ट्रा लेबर भी है, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल भी है, और हमारे पास ये भी मतलब एक कंडीशन भी है कि हम इस प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं। तो आपको दूसरे प्रोडक्ट बनाने में थोड़ा बहुत आपको क्या लगा, आपने थोड़ा बहुत एक्सपेंस किया। तो वो जो थोड़ा बहुत एक्सपेंस किया किसी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को बनाने में, तो उस ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को बनाने में जो आपका पैसा लगा है वो आपका कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर हम किसी और प्रोडक्ट को बना सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे आपको बस थोड़े और रुपए लगाने की जरूरत है। तो वो जो कॉस्ट आपने लगाई उसमें, वो आपकी कहलाई जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो भी किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो ओवरऑल कॉस्ट लगी है, उसमें हम सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करने के बाद जो ओवरऑल कॉस्ट निकल कर आती है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी ले ली, वेजेस ले ली, रॉ मटेरियल के प्राइस ले लिए, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई भी उस पर ड्यूटी दी है, कोई भी चार्जेस दिए हैं, किसी भी तरह का इंटरेस्ट दिया है, वो सारे कॉस्ट टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होगी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इस कमोडिटी को बनाने में हमने अब तक कितने रुपए लगा दिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फ्रेंड्स, ये जो कॉस्ट होती है ये सम ऑफ टोटल होता है किसी भी प्रोड्यूसर का, जो कि वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उस प्रोडक्ट को हायर करने में, तो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। यहाँ पर आप अपना अगर आउटपुट इंक्रीज करते हो तब भी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वही रहेगी, और अगर अपना आउटपुट डिक्रीज करते हो तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट हमेशा इनकर्ड होती है जब हम अपने आउटपुट में इंक्रीजमेंट करते हैं। ये जो कॉस्ट होती है इसको हम प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्ट से। जब भी हम प्रोडक्ट की जो नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं तो ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो होती है वो निकल कर आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें किसी प्रोडक्ट की फिक्स्ड कॉस्ट पता है और वेरिएबल कॉस्ट पता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसका टोटल कॉस्ट कितनी आई है प्रोडक्ट की। सेम इसी तरह होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसको वो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकती। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज सेम रहेगी। अगर इसके अलावा हमने अपने आउटपुट को इंक्रीज किया तो वहां पे सिर्फ हमारी वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ओवरहेड और अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। उसी तरह से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे आउटपुट बढ़ने के साथ साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और ये एस शेप्ड के इनवर्स होती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू काम करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी वेरी रहती है ऑल टाइम जब भी हम अपने आउटपुट में चेंजेस करेंगे, जबकि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है हमारे आउटपुट के चेंज होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट हमारी एज इट इज रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट में हमारे वेरिएशंस होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल कॉस्ट जिसके बारे में आज हमने बात की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं। अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। इस वीडियो में हम बीटा के बारे में डिस्कस करेंगे। बीटा क्या होता है, किस तरह से मेजर किया जाता है। बीटा जो कि कैपिटल बी साइन से डिनोट किया जाता है, ये मेजर करता है फाइनेंशियल रिस्क में कितनी डिग्री है, यानी फाइनेंशियल रिस्क की कितनी डिग्री है, ये कैलकुलेट करता है बीटा। और अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो ये सिंपली रिफर्स करता है कि वोलेटिलिटी या फिर जो वेरिएशंस आ रहे हैं रिटर्न में, जो किसी भी एक्स सिक्योरिटी को हमने कहीं इन्वेस्ट किया है और उसके रिटर्न में कोई भी वेरिएशंस आ रहे हैं मार्केट रिटर्न से,
तो ये बीटा वैल्यू हमें बता देता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है ये वाला मेजरमेंट। तो इसको हम इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे कि बी जे इक्वल्स टू कोवेरियंस जे एम अपॉन एस डी एम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। यहाँ पे जे बताता है कि एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, जे एम हमें बताता है कि जो भी हमारी जे सिक्योरिटी है उस पर रिटर्न और मार्केट रिटर्न में कितना वेरिएशन है। मार्केट में जो नॉर्मली सिक्योरिटीज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं: डिफेंसिव सिक्योरिटीज, न्यूट्रल सिक्योरिटीज एंड एग्रेसिव सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स, इन सिक्योरिटीज का हम पता लगा सकते हैं। अगर हमारी बीटा वैल्यू लेस देन 1 है तो इट मीन्स ये डिफेंसिव सिक्योरिटी है, और अगर इक्वल टू 1 है तो ये हमारी न्यूट्रल सिक्योरिटी है, और अगर मोर देन 1 है तो हमारी एग्रेसिव सिक्योरिटी है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका जल्दी से हम रिविजन कर लेते हैं। बीटा, जो कि कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, इसको लिखने का थोड़ा वे अलग है। ये हमें बताता है कि जो भी हमने सिक्योरिटी ली है उस पर कितना रिस्क है, ये कैलकुलेट करता है। और ये बताता है कि जो भी हमने सिक्योरिटी इन्वेस्ट की है, जिस भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न में कितना वेरिएशंस आएगा मार्केट रिटर्न में, तो ये उसको मेजर करता है। और ये यूज करने का इसका फॉर्मूला है बी जे इक्वल्स टू कोवेरियंस जे एम अपॉन एस डी एम। यानी कि जो कोवेरियंस है, कोवेरियंस हमें बताता है कि जो भी हमने सिक्योरिटीज में लिया है उसका रिटर्न, एंड एस डी एम का मतलब यहाँ पर ये है मार्केट रिटर्न में क्या डिफरेंस है, और बीजे का मतलब यहाँ पर यह है एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी। और मोस्टली 3 तरह की सिक्योरिटीज होती हैं मार्केट में। ये सिक्योरिटीज किस तरह की हैं, कौन सी सिक्योरिटी हैं, ये डिपेंड करता है हमारी बीटा वैल्यू कितनी आ रही है। अगर हमारी बीटा वैल्यू लेस देन 1 है तो इट मीन्स ये डिफेंसिव सिक्योरिटी है। अगर हमारी बीटा वैल्यू इक्वल टू 1 है इट मीन्स ये न्यूट्रल सिक्योरिटी है, और अगर हमारी बीटा वैल्यू मोर देन 1 है तो ये एग्रेसिव सिक्योरिटी है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटे से एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि बीटा क्या होता है, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने एग्जाम से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। कभी बीटा वैल्यू पूछ ली जाती है कि ये कहाँ कैलकुलेट होती है, क्या पर्पस है इसका कैलकुलेट करने का, सिक्योरिटीज कितनी तरह की होती हैं, बीटा वैल्यू की अगर 1 से कम है तो कौन सी सिक्योरिटी है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम जाकी-बेरा टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। जाकी-बेरा टेस्ट, जैसा कि इस टेस्ट में है कि फ्रेंड्स, जाकी-बेरा टेस्ट जब हम किसी भी नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं तो वहाँ पे जाकी-बेरा टेस्ट यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर 2 डायमेंशंस को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट होता है स्क्यूनेस, सेकंड होता है कुर्टोसिस। स्क्यूनेस के बारे में हम बात करेंगे कि स्क्यूनेस क्या होता है। तो स्क्यूनेस, सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्क्यूनेस। सिमेट्री का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही इक्वल पार्ट्स हैं, वो हमारा सिमेट्री कहलाता है। तो जब किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एज अ सिमेट्री तो वो स्क्यूनेस कहलाता है। अगर इफ सिमेट्री देन इट विल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अगर वो सिमेट्री है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। स्क्यूनेस ऑलवेज 0 होता है और ये बताता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, स्क्यूनेस शुड बी 0 नियर टू 0। स्क्यूनेस हमेशा 0 या फिर 0 के पास ही होना चाहिए, और इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। और अगर हमारी वैल्यू 0 या 0 के पास है तो ये बताता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 0 या फिर 0 के पास होनी चाहिए। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है कि ये राइट साइड स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है ये लेफ्ट साइड स्क्यूनेस है। ठीक है, तो हमने जाना कि जाकी-बेरा टेस्ट जो है क्या बताता है, हमें नॉर्मलिटी बताता है, और इसके अंदर सिमेट्री की बात की गई थी जिसको हम स्क्यूनेस भी बोलते हैं। सिमेट्री का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि किसी भी चीज़ के पार्ट्स किए गए हैं वो दोनों ही पार्ट्स इक्वल हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है 0 और नियर टू 0 होगी। तो इसको याद रखिएगा कि स्क्यूनेस कैसा होना चाहिए, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस राइट साइड आएगा, जबकि नेगेटिव स्क्यूनेस लेफ्ट साइड आएगा। हम बात करते हैं कुर्टोसिस की। तो किसी भी कर्व की जो पीक होती है और वो जितनी शार्प होगी वो हमें क्यूटोसिस बताती है। तो शार्पनेस ऑफ द पीक ऑफ द कर्व इज नोन एज क्यूटोसिस। स्टैटिस्टिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी क्यूटोसिस की जो वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए। सिमेट्री की कितनी थी, यानी स्क्यूनेस की 0 और नियर टू 0, और क्यूटोसिस की वैल्यू होनी चाहिए 3।
अगर 3 से ज़्यादा है इट मीन्स जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम कर्व बनाएंगे वो फ्लैट है। अगर एग्जैक्टली 3 है तो नॉर्मल हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साफ कर्व लिए हुए है, और अगर लेस देन 3 है इट मीन्स वेरी शार्प कर्व है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से बहुत पूछा जाता है कि फ्लैट कर्व पे कितना होगी वैल्यू, तो वो मोर देन 3 होगी, और नॉर्मल शार्प कर्व पर वैल्यू एग्जैक्टली 3 होगी, और बहुत ही शार्प कर्व होगा तो वहाँ पे लेस देन 3 होगी। जाकी वेरा टेस्ट जो है वो इन दोनों डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, स्क्यूनेस और क्यूटोसिस पे। जाकी वेरा टेस्ट जो है वो डिनोट किया जाता है जेबी से, और ये चेक किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू। If calculated value is less than critical value then HO will be accepted. It means जो भी हमारी calculated value होगी वो critical value से अगर less है तो HO मतलब हाइपोथेसिस वहाँ पे हमारी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो बहुत सिंपल ही था फ्रेंड्स ये टेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जाकी बेरा टेस्ट जो है ये नॉर्मेलिटी के लिए यूज किया जाता है। 2 डायमेंशंस होते हैं, स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। सिमेट्री का मतलब होता है स्क्यूनेस, जो कि हमारा इक्वल पार्ट्स बताता है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 या नियर टू 0 होनी चाहिए, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वहीं क्यूटोसिस की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और क्यूटोसिस जो बताता है वो बताता है कि कोई भी कर्व जो है वो शार्प है, उसकी पीक जो है वो बहुत शार्प है। फ्लैट कर्व की वैल्यू हमारी कितनी होगी, मोर देन 3। नॉर्मली शार्प कर्व की होगी एग्जैक्टली 3, और वेरी शार्प कर्व की होगी लेस देन 3। और ये दोनों ही डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों डायमेंशंस की हेल्प से ही जाकी बेरा टेस्ट को चेक किया जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं जेबी से, और ये चेक किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू। और इसकी वैल्यू अगर इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम आती है तो यहाँ पे हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आप किसी भी तरह की कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।